हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक गोइंका हियर और आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमने क्लास 9 चैप्टर शुरू किया था द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसका ये पार्ट 5। बहुत सारे बच्चे ईगरली वेट कर रहे थे तो हम उससे वो आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, हमने पढ़ लिया था आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि जहाँ पे आपने देखा था कि 1789 में कई सारी चीज़ें हुई। वो जो 1789 का जो पीरियड है, आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन का जो पीरियड कहलाता है, उसमें कई सारी बातें हुई, कई सारी चीज़ें हुई। जैसे उस 1789 में हमने देखा था कि आपका एक तो टैक्स बढ़ा दिया गया, फिर आपको टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट वालों को देना है, फिर सबसिस्टेंस क्राइसिस भी आ गया, फिर थर्ड स्टेट में मिडिल मैन उन्होंने राइज करने लगे, फिलोसफर्स की कहानियों को उन्होंने मानने सुनने लगे, उनकी बातों से समझने लगे। एंड फिर जब वो असेंबली में गए, वहाँ पे उन्होंने वोटिंग राइट्स की डिमांड की तो उनको बॉयकॉट, फिर नहीं माने तो बॉयकॉट कर दिया। एंड वहाँ के इंडोर कोर्ट में जाकर के उन्होंने एक नेशनल असेंबली फॉर्म की। हमने वो भी देखा कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया, और जो राजा था उस वक्त, यानी जो लुइस 16 था, उसने क्या किया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया। क्यों भाई मान लिया? क्योंकि इतना बड़ा रेवोल्यूशन आउटब्रेक हो गया था, लोगों ने क्या कहते हैं बिल्डिंग जलाना शुरू कर दिया था। जितने भी आपके नोबल पर्सन थे, क्लर्जी पर्सन थे, उनके घरों पे कब्जा करना शुरू कर दिया था, उनका घर जलाना, मारना, काटना, उस तरीके का पूरा एक क्या कहते हैं वॉयलेंस हो गया था। तो अपनी जान बचाने के लिए लुइस 16 ने अपनी गर्दन आगे कर दी और उसने कहा, भाई लोग, आप लोग मेरे गर्दन में वो कॉन्स्टिट्यूशन डालिए। तो इतनी सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली थी, तो उसको जस्ट एक छोटा सा रिकैप है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब क्या है, अब आपका 1791 ये जो ईयर है, इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, ठीक है। इस ईयर में आपके कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मेन मकसद क्या था? वो जो लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया और नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन 1791 तक बना के तैयार करके दे दिया। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मेन मकसद क्या था? मेन मकसद था उस मोनार्क का जो पावर है, अनलिमिटेड पावर है, उसको लिमिट करना। ये इसका मेन मोटिव था, ठीक है। तो जो मोनार्क यानी किंग जो अनलिमिटेड पावर एंजॉय कर रहा है, उस पावर को क्या करना, लिमिट करना, कंट्रोल करना, ये उस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मकसद था। साथ ही साथ उस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा कि डिवीजन ऑफ पावर हो जाए, किसके बीच में? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर्स के बीच में। तो ये तीन में आपके पावर्स क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ताकि ये हमारा हम जो कॉन्स्टिट्यूशन का मोटिव है वो फुलफिल भी हो जाए। ये मॉन्टेस्क्यू ने जो आइडिया दिया था अपने बुक के जरिए, वो आइडिया इन्होंने अपना लिया और वहां पे पावर को डिवाइड कर दिया। और इसी वजह से ये जो चीजें हुई, पावर लिमिटेशन हुआ मोनार्क पे, कॉन्स्टिट्यूशन बना, वहां पे पावर डिवाइड हुआ, इसीलिए फ्रांस को हमने बुलाने लगे, फ्रांस इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। फ्रांस को क्या हम लोग बुलाने लगे? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। क्यों भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाने लगे? क्योंकि राजा का राज तो गया नहीं है ना अभी तक, राजा तो है, अभी भी वो राजा है फ्रांस का लुइस 16, लेकिन अब क्या है, उसके गले में ये कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जो चीजें होंगी इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होंगी, जो भी बातें होंगी इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होंगी, चीजें इसी के अकॉर्डिंग चलेंगी और इसी के अकॉर्डिंग राजा भी काम करेगा। उसके पास वो अनलिमिटेड पावर जो थी वो अब नहीं रह गई है, ठीक है। तो आई होप ये चीजें क्लियर होगी कि क्यों फ्रांस को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बुलाने लगे, या जिस तरीके से चीजें चलने लगी, तो ये था। चलिए, तो अब पावर्स को हमने डिवाइड कर दिया, किसके किसके बीच में? जुडिशरी के बीच में, फिर आपके एग्जीक्यूटिव के बीच में और आपके लेजिस्लेचर्स के बीच में।
ये वर्ड्स आपके कोई नए नहीं है। लेजिस्लेचर्स कौन होते हैं? जो लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो लॉ इंप्लीमेंट करते हैं। और जुडिशरी कौन होते हैं? जो चेक रखते हैं। तो आपका राजा किसी एग्जीक्यूटिव का पार्ट माना जाता था। किंग कौन था? इस एग्जीक्यूटिव का पार्ट माना जाता था। लेजिस्लेचर्स में आपके कौन आ गए? आपकी नेशनल असेंबली आ गई, और साथ ही साथ इस लेजिस्लेचर्स में आपके कौन आ गए? आपके इलेक्टोरल या इलेक्टोरेट पर्सन जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है। अब क्या था कि अब वोटिंग के जरिए इन सभी के मेंबर्स चुने जाते थे, इलेक्टोरल के भी, इलेक्टोरल पर्सन के भी, और नेशनल असेंबली के लिए भी, और जुडिशरी भी वोटिंग द्वारा चुनी जाती थी। अब सवाल उठता है कि वोटिंग करेगा कौन? तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन कर दिया गया था कि किसके पास अथॉरिटी है वोट करने का। तो क्या किया गया, पूरा जो पॉपुलेशन है फ्रांस का, उसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया। कौन सी दो कैटेगरी? एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। कौन सी दो कैटेगरी में बांट दिया गया? एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। अब भैया ये एक्टिव और पैसिव होता क्या है? तो एक्टिव सिटीजन्स में वो सारे आदमी, मेन आते थे, सिर्फ और सिर्फ मेन आते थे जो कि टैक्स पे कर रहे हैं। कितना टैक्स पे कर रहे हैं? जितना 3 दिन का, 3 डेज का जो लेबर चार्ज होगा, लेबर का वेज होगा, उतना कम से कम टैक्स पे कर रहे हैं, उन्हें हम एक्टिव सिटीजन्स बुलाते थे। और यही एक्टिव सिटीजन्स क्या होते थे? इनके पास ही सिर्फ अथॉरिटी होती थी। ये एक्टिव सिटीजन्स के पास अथॉरिटी होती थी क्या चीज का? वोट का, वोटिंग करने का। तो ये वोट करके इधर भी इलेक्टोरल को चुनते थे और जुडिशरी को भी चुनते थे। तो कौन होते हैं एक्टिव सिटीजन्स? वो आदमी, सिर्फ और सिर्फ मेन, जो टैक्स पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं? 3 दिन का जितना लेबर वेज होता है उतना वो टैक्स पे करे या उससे ज्यादा। बाकी जो बच गए, यानी जो उतना टैक्स पे नहीं कर रहे हैं या टैक्स पे ही नहीं कर रहे हैं, फिर वुमेन्स, फिर जो आपका यूथ है 25 के बिलो, वो सब किस में आता था? पैसिव सिटीजन्स में आता था, और उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होती है। ठीक है। तो एक्टिव सिटीजन्स कितने हैं? 28 मिलियन के सिर्फ और सिर्फ 4 मिलियन लोग थे जो एक्टिव सिटीजन का हिस्सा थे। बाकी सारे आपके पैसिव सिटीजन्स में आते थे। तो ये एक्टिव सिटीजन्स क्या करते थे? आपके इलेक्टोरल पर्सन को चुनते थे, जिसमें से इलेक्टोरल पर्सन क्या करता था? अपने में से नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुने जाते थे। फिर नेशनल असेंबली लॉ को पास करती है, किंग की मदद से, सजेशन से। किंग वीटो पावर के जरिए चीजों को एक्सेप्ट और नॉन एक्सेप्ट नहीं करता है, और वो लॉ आपका फ्रांस का लॉ बन जाता है। और एक जुडिशरी बैठाई गई है क्या चीज के लिए? वो चेक करने के लिए कि भैया जिस तरीके का लॉ जो बनाया गया है, जिस मोटिव से बनाया गया है, वो तरीके जो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जुडिशरी के भी जो जजेस होते थे वो भी एक्टिव सिटीजन्स ही वोट करके चुनते थे। तो इस तरीके से क्या था हमारा ये जो डिवीजन ऑफ पावर हमने पढ़ा, जहां पे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर्स के बीच में पावर को डिवाइड किया गया, उसका ये पूरा रूपरेखा और सिस्टम को डिजाइन किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 बाय नेशनल असेंबली। तो ये था आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें थी, किस तरीके से पावर को डिवाइड किया गया। चलिए तो फिर आगे बढ़ा जाए। तो आप देखेंगे कि आपको एक पेज पे, जहां पे आपको जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया आपके एनसीईआरटी बुक में, उसके दूसरे वाले पेज पे वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स दिया गया है। मतलब उसमें क्या है कि वो सारे राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं फॉर द सिटीजन्स। तो आप देखोगे उसमें लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर मेन एंड सिटीजन्स, यानी वो राइट्स बताए गए हैं जो कि आदमी और सिटीजन्स के ऊपर लागू होंगे, या उनके पास वो राइट्स हैं और वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस राइट्स की खास बात क्या है? उन जितने भी राइट्स हैं उन्हें नेचुरल राइट्स कहा गया है एंड उन्हें इनएलिजिबल राइट्स कहा गया है। अब इसका मतलब क्या होता है? नेचुरल मतलब आपको ये है, ये बेसिक राइट्स होते हैं, जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये सारे राइट्स क्या है? आप भाई आप अपने जो आपके मन में चल रहा है वो कहीं तो कहोगे ना, उसमें क्या गलत है? तो ये सारे राइट्स बहुत बेसिक राइट्स है, ये होने चाहिए।
तो इन राइट्स को इसी वजह से नेचुरल एंड इनएविएबल कहा गया, मतलब ये हटाए नहीं जा सकते, कोई इन्हें छीन नहीं सकता आपसे, ठीक है ना। इसमें और ये भी कई बातें कही गई है, जितने भी राइट्स हैं आपके, ये आपको बर्थ के साथ हर एक को मिलना चाहिए। आपका जन्म हुआ तो आपका अधिकार है बोलने का, भाई शिशु जन्म लेता है वो रोता है ना, बेझिझक रोता है, आराम से रोता है, हम सब रोए हैं, सब पैदा हुए हैं तो रोते हुए पैदा हुए हैं, कुछ हंसते हुए भी हुए होंगे, क्या पता, ज़्यादा मैं सुना तो नहीं है। तो वो जन्म के साथ ही आपको राइट्स ऐड अप हो जाते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे और भी कई सारे राइट्स वहाँ पे मेंशन है जो हर एक के लिए क्या है, लागू किया गया है, उनको दिया गया है, ठीक है। तो आप देखोगे ना कि जहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स दिया गया है वहाँ पे कई सारे सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है। आप देखोगे कई सारे सिंबल्स में, जैसे आपको क्या दिखाई देगा, सिंबल्स में जैसे आपको दिखाई देगा ये क्या कहते हैं, ब्रोकन चेन दिखाई देगा आपको, है ना, और कई सारे ऐसे तरीके के सिंबल्स आपको दिखाई देंगे। तो ये सिंबल्स क्यों इतने यूज हुए आपके, जब हम लोग राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहे हैं, तो उस वक्त जो 18th सेंचुरी था वहां पे फ्रांस के जो मैक्सिमम मेन और वुमेन्स थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनएजुकेटेड थे, तो वो प्रिंटेड चीजों को पढ़ नहीं सकते थे। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट बात या डॉक्यूमेंट या कुछ समझाना होता था तो इन सिंबल्स के जरिए उन्हें समझाया जाता था। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, डिक्लेरेशन ऑफ राइट बना, उस तरीके से वहाँ पे कई सारे सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया ताकि वो सारी चीज़ें उनको समझाई जा सके। जैसे एक सिंबल था ब्रोकन चेन, आप देखोगे सॉरी, तो ब्रोकन चेन दर्शाता है फ्रीडम, जो पहले बंधे हुए थे हम, उससे हम आज़ाद हो गए, फ्री, ठीक है। फिर ऐसे आप कई सारे चेंज, जब एक लाल कैप आपको दिखाई देगा जिसका मतलब होता है वो लोग पहनते हैं लाल कैप जो पहले स्लेवरी में थे और उस स्लेवरी से क्या हो गए, आज़ाद हो गए, ठीक है। एक बंडल ऑफ रॉड्स आपको दिखाई देगा तो वो दर्शाता है यूनिटी को। जैसे नहीं कहानी है कि भाई एक तीली को तो कई आराम से तोड़ा जा सकता है, लेकिन इकट्ठे सारे तीलियों को कर लो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ही बंडल ऑफ रॉड्स उसी को दर्शाता है, यूनिटी को, जो ताकत है एकता में बल जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। फिर आप देखोगे एक कलरफुल आपको लेडी दिखाई देगी तो वो फ्रांस का ट्राई कलर दर्शाती है। फिर आपको एक सांप दिखाई देगा जो कि अपने ही टेल को काट रहा है, तो वो एक रिंग के शेप में बन जाता है। तो रिंग का मतलब होता है सर्कुलर मोशन जो कभी खत्म नहीं होता, जिसका ना कोई स्टार्ट होता है और ना ही कोई एंड होता है। तो इस तरीके से क्या है, वैरायटी ऑफ सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया जहाँ पे ये समझाया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें क्या क्या सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। एक स्पेक्ट्रम दिया गया है जो आपको रॉयल्टी को दर्शाता है, भाई अभी राजा का रूल खत्म नहीं हुआ है तो उसको दर्शाया जा रहा है कि भाई नहीं, राजा है, अभी भी है, भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, भले ही हमारे पास कुछ फ्रीडम्स आ गई हैं, कुछ राइट्स आ गए हैं, लेकिन वो राजा अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें थी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। प्लीज़ यहाँ तक के टॉपिक को एनसीईआरटी बुक से ज़रूर रीड करिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपको मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। मेरा मेन मोटिव यही है कि चीज़ें बहुत आसानी से आप तक पहुँचाई जा सके। टिल देन, थैंक यू सो मच।